Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे ज्वाइंट कल्चर प्रोग्राम के बारे में जो कि आर्म फोर्स के लिए है और बात किया जा रहा है ये हमारे CDS के द्वारा। जैसा आप सभी यहाँ पर परिचित होंगे कि हम बात करने वाले हैं हमारे CDS जो कि यहाँ पर अनिल चौहान जी हैं। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पर हमें देखने मिला है। यहाँ पर बात की जा रही है एक ज्वाइंटनेस, एक इंटीग्रेशन की, जो कि कहीं ना कहीं प्री रिक्विसाइट होती है जब बात की जाती है क्रिएशन ऑफ फंक्शनल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, जिसे हम ITC के नाम से बोलते हैं। ये बात यहाँ पर बोली है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान जी ने, जहाँ पर वो थिएटर कमांड के बारे में जो हमारी ज्वाइंट थिएटर कमांड है वो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ज्वाइंट थिएटर कमांड कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन क्रिएट करेगी हमारे आर्म फोर्सेस को लेकर, एक प्रिपेयर्डनेस क्रिएट करेगी, एक इंटीग्रेशन क्रिएट करेगी। जब भी वॉर जैसी कोई सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ेगा तब अपने आप में एक ज्वाइंटनेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई एक इशू होता है तो यहाँ पर सभी को ज्वाइंटली काम करना होता है। और ज्वाइंटनेस 2.0 इस बारे में ही बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं ज्वाइंट कल्चर हमें आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है, सो दैट एक इंटीग्रेटेड वे में यहाँ पर काम किया जा सके विदाउट वरिंग अबाउट दी आउटकम्स। राइट, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर मिलिट्री हेड CDS अनिल चौहान जी के बारे में, या CDS की पोस्ट के बारे में अगर हम समझें तो CDS मिलिट्री हेड होते हैं। एक परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यहाँ पर काम करते हैं। ये हाईएस्ट रैंक बोली जाती है। यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स यहाँ पर होते हैं इंडियन मिलिट्री के। ये चीफ मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। साथ ही अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को भी यहाँ पर चीफ की तरह टैकल करते हैं। CDS यहाँ पर वाइस चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस के द्वारा इनको सहायता दी जाती है। और साथ ही अगर हम बात करें तो हम सभी को याद है हमारे पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हार्ड लैंडिंग हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण यहाँ पर दुर्घटना वजह से मृत्यु हो गई थी। कारण क्यों है कि हमें CDS की पोजीशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके ट्राई सर्विसेज में, एक इफेक्टिवनेस हमें यहाँ पर देखने मिले, और एक जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है। जब भी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ की बारी आती है तो इंडियन आर्म फोर्सेज में, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या आर्मी की बात करें, तीनों के अंदर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है सर्विसेज रूल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स और अलाउ किया है रिटायर्ड सर्विसेज चीफ एंड 3 स्टार ऑफिसर्स को कि वो एलिजिबल हैं फॉर कंसीडरेशन फॉर द कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट, ताकि इनके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इनकी एक्सपीरियंस है, उसका यहाँ पर उपयोग किया जा सके। बात करें वहीं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में, तो देखिए ये अपने आप में कोई एक एक्शन नहीं है जैसे केवल हम ज़मीन पर ले रहे हैं, समुद्र में ले रहे हैं या हवा पर ले रहे हैं, साइबर स्पेस, बल्कि ये सभी का एक स्पेक्ट्रम है, सभी का एक कोऑर्डिनेशन है जिसको कंडक्ट किया जाता है अक्रॉस दी मल्टीपल डोमेन्स, जहाँ पर भी आप इनफैक्ट स्पेस तक को आप इसके अंतर्गत लेकर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कन्वर्जेंस की वजह से जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। जो एडवर्सरी स्ट्रेंथ होती हैं हमारी वो बढ़ जाती हैं। दैट मीन्स एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर हमें देखने के लिए मिलती है अक्रॉस ऑल द डोमेन्स, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर इशू हमें देखने के लिए नहीं मिलता। सो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बेस्ट पोजिशन और कैपेबल ऑपरेटर होता है किसी भी सर्विसेज का, जो यहाँ पर इनकी कैपेबिलिटीज़ को मल्टीपल डोमेन्स में यहाँ पर बढ़ा देता है। राइट, इसी के साथ आपने एक और शब्द सुना होगा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। सो कंबाइनिंग द रिसोर्स ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज, चाहे आप आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की, एक सिंगल कमांडर के अंतर्गत इन सभी को लाया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया जो है इसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो थिएटर कमांड्स होती हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में आपको देखने मिलेंगी, चाइना में, USA में आप बात करें, ताकि मिलिट्री स्ट्रेंथ को यहाँ पर बहुत अच्छे से चलाया जा सके। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इन इंडियन आर्म फोर्स करेंटली देयर आर 17 कमांड्स, जिसमें से 7 कमांड आपको आर्मी की, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सेंट्रल साउथ वेस्ट आर्मी
ट्रेनिंग कमांड यहाँ पर देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो 7 कमांड्स आपको देखने मिल जाएंगी। सिमिलरली देयर आर नेवी कमांड्स जो कि 3 है हमारी वेस्ट, ईस्ट और साउथ में। एक 4 स्टार मिलिट्री कमांडर इंचार्ज होता है इन सारी कमांडिंग्स के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड कमांड्स किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं, किस तरीके से थिएटर कमांड्स आपको देखने मिलेंगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पिक्चर वेरी क्लियरली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं उड़ीसा विलेजर्स फेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक्स हेल्प्स टू कास्ट वोट। 2024 का लोकसभा इलेक्शन जब हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क होने वाला है, नेशन वाइड सेलिब्रेशन किया जा रहा है डेमोक्रेसी का, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक परिवार है उड़ीसा में जिनको केवल और केवल अगर आप बात करें कोस्टल रीजन का रहने वाला ये परिवार, जिनको उनका वोट देने से यहाँ पर रोका जा रहा है। 5 साल पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर लोगों को यहां पर रोक दिया गया कि भाई वो वोट नहीं दे सकते हैं। कारण क्यों है, देखिए हम बात करने वाले हैं ब्रह्मगिरी के पास के एक गांव के बारे में जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब चूंकि जब भी आप कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आपको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करना होगा। देखिए कास्ट सिस्टम एक परसिस्टेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का जिसे आप हटा नहीं सकते। कास्ट सिस्टम जहाँ कहीं ना कहीं एक आपको बहुत अच्छा सोसाइटल मिक्स देखने के लिए मिलता है, वहीं जब इसमें आपको कुछ बुराइयां देखने के लिए मिल जाती हैं तो ये हार्मफुल भी हो सकता है और एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर क्रिएट करता है। और इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजन किए हैं ताकि इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, जिसके तहत राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन और अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC जैसे अलग अलग सेक्शंस देखने मिलेंगे। साथ ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर एक्ट्स बनाए गए हैं। सिविल राइट्स एक्ट की बात करें, मैनुअल स्कैवेंजर्स या फिर रिहैबिलिटेशन एक्ट की बात करें या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस की बात करें, तो ये सभी लीगल प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर हमारी उस तबके को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं जिसका सदियों से यहाँ पर डिसएडवांटेज लिया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत अच्छे से काम नहीं करता। डिस्पाइट इतने सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कास्ट सिस्टम को, लेकिन स्टिल वो परसिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक टेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम फ्रंट पर लेकर आए और इसी के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक विल नहीं होता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वोट बैंक्स की तरह यहाँ पर कास्ट को इस्तेमाल किया जाता है रादर देन अपलिफ्टिंग देम, रादर देन क्रिएटिंग देयर इंक्लूजन। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट कास्ट कंटिन्यू हो जाती है, लगातार आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप देखेंगे कि मैरिजेस सेम फैमिली में होंगी तो कहीं ना कहीं इंटर कास्ट रिलीजन मैरिजेस को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। आप देखेंगे कई बार कंडीशन यहाँ तक भी आ जाती है कि लोगों को ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है। बहुत सारे रीजन से अगर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल विल का नहीं होना, रिजर्वेशन सिस्टम का बहुत अच्छे से काम नहीं करना, जिनको एक्चुअली आवश्यकता है उन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच रहा, दोज हु आर ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम इट दे आर अगेन यूजिंग इट, लीगल मेजर्स का बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाना, ठीक है, सोशलाइजेशन की हम बात करें या स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, तो ये कहीं ना कहीं भारत में कास्ट सिस्टम को प्रिवेल करने के लिए अभी भी जिम्मेदार हैं, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं द रिस्क ऑफ रशियाज न्यूक्लियर पॉस्चरिंग। देखिए वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये अपने सेकेंड ईयर में एंटर हो चुकी है और देयर इज़ नो एंड फॉर इट, ठीक है। इस मंथ की शुरुआत में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रशिया ने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहा है कि वो ड्रिल्स यहाँ पर लेगा, इसी टैक्टिकल्स इस्तेमाल करेगा ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सके अलॉन्ग दी बॉर्डर विद दी यूक्रेन। इसी साल मार्च में अगर हम बात करें तो रशिया ने ये भी बोला था कि वो स्टेशन करेगा न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में, और इस तरीके से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पॉस्चरिंग करना इन द मिडल ऑफ द वॉर
पूरे विश्व के लिए अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर वॉर से केवल देश को नुकसान नहीं होता बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का नुकसान होता है। रशिया लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते आ रहा है। रशिया जो स्टेटमेंट हैं ये लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज विच आर एडिंग यूक्रेन इन द वॉर आर द रीज़न फॉर अपिंग द न्यूक्लियर एंटी, राइट। सो कहीं ना कहीं आप देखिए अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं जहां पर एक शिफ्ट आपको पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोवर्सी समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सो पहली बात तो ये है कि एक जो शिफ्ट है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। दे आर रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड द नोशन दैट न्यूक्लियर वेपन आर अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब तभी आवश्यकता है जब सब कुछ रुक गया है, ख़त्म हो चुका है, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाए। बट अब आप देखिए, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की बात करें, वो भी इस तरीके से न्यूक्लियर खेलता रहता है, या फिर आप रशिया की बात करें, ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आपको मंडराता हुआ दिखाई देगा। कारण क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अगेन आपको बोला, क्या आप सोच रहे हैं कि अगर यूक्रेन पे ही अटैक होगा तो सिर्फ यूक्रेन पर अटैक होगा? नहीं, आसपास के लोग भी यहाँ से हम पर होंगे। डेंजरस प्रेसिडेंट आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। रशिया की जो एक्शन है दे मे बी एम्बॉल्डेड अदर नेशन, जैसे हम ईरान की बात करें या नॉर्थ कोरिया, जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज दे आर ऑल्सो द वन हु आर फ्लॉन्टिंग देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, राइट। लेकिन इसकी वजह से एक न्यूक्लियर आर्सेनल ग्लोबली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कहीं ना कहीं नॉन पॉलिफरेशन और डिसआर्मामेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं दिख पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से समझनी है कि किस तरीके का शिफ्ट आपको न्यूक्लियर पॉलिसीज़ में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात करते हैं लोकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंटिंग की, कार्बन डाइऑक्साइड की। लगातार क्लाइमेट चेंजेस के कॉन्सेप्ट आपको देखने मिल रहे हैं, हीट वेव की सिचुएशन है, ग्लोबल कंसर्न देखने मिल रहे हैं। ऐसे में वाटर स्कैर्सिटी की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड भी हैं और रीजनलाइज्ड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव वाटर यूज़ की अगर हम बात करें तो एक रीजन में आपको देखने मिल रहा है, दिस में नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द वाटर स्कैर्सिटी एल्सवेयर, लेकिन फोकसिंग ऑन द लोकल एनवायरनमेंट इशू कहीं ना कहीं क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर एनवायरमेंटल फुटप्रिंटिंग को समझना चाहते हैं, राइट। सो पहली चीज़ आपको ये यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंटिंग क्या होती है। अब देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर कि जब भी आप एनवायरमेंटल फुटप्रिंटिंग की बात करें, आप किन चीज़ों को खर्च कर रहे हैं, लग्जीरियस नॉन लग्जीरियस कंजम्पशन, आप CO2 की बात करें या पर्टिकुलर मैटर्स की बात करें, इन सभी को यहाँ पर फुटप्रिंटिंग में काउंट किया जा रहा है। एक स्टडी यहाँ पर की गई जिसने इन्वेस्टिगेट किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या PM 2.5 के बारे में, कि जो इनके फुटप्रिंट्स हैं ये कहीं ना कहीं लग्जरी कंजम्पशन चॉइसेस जो हमारी हैं, जो आपको इंडियन हाउस होल्ड में देखने के लिए मिलेंगी अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक क्लास, उससे इसका संबंध किस तरीके से है। यहाँ पर बात किया जा रहा है लग्जरी कंजम्पशन फुटप्रिंट को विद द नॉन लग्जरी कंजम्पशन। लग्जरी कंजम्पशन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर घूमने जाना, बाहर खाना खाना, फर्नीचर, सोशल इवेंट्स, इनको यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। सो आप यहाँ पर पहली चीज़ ये समझ गए होंगे कि चीज़ें किस तरीके से काउंट होने वाली हैं और क्या हम इस पर्टिकुलर स्टडी में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये रिसेंट स्टडी जो बात कर रही है ये कहीं ना कहीं बात करता है कि क्या इम्पैक्ट है इंडिविजुअल पर्टिकुलरली उन लोगों का जो कंजम्पशन करते हैं अपनी बेसिक नीड से ज़्यादा। ये एनालिसिस यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि लग्जरी कंजम्पशन फुटप्रिंट्स की अगर आप बात करेंगे विद दोज एसोसिएटेड विद नॉन लग्जरी कंजम्पशन। लग्जरी कंजम्पशन बास्केट की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया घूमने जाना, वेकेशन, फर्नीचर, सोशल इवेंट्स आएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इसके फाइंडिंग्स आपको क्या देखने मिले। ये स्टडी यहाँ पर रिवील करती है कि ये जो तीनों एनवायरमेंटल फुटप्रिंट हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, डाइनिंग आउट, वेकेशन, फर्नीचर या सोशल इवेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं हाउस होल्ड्स में। दे मूव फ्रॉम पुअरर टू रिचर इकोनॉमिक क्लास। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो फुटप्रिंट है रिचेस्ट का वो 10% ऑफ द हाउस होल्ड, या अप्रॉक्सीमेटली डबल है विद द ओवरऑल एवरेज अक्रॉस द पॉपुलेशन। एक नोटेबल सर्ज हमें इस फुटप्रिंट में देखने मिला है फ्रॉम 9th to 10th डिसाइल विद द एयर पॉल्यूशन फुटप्रिंट एक्सपीरियंस द हाइएस्ट इंक्रीज ऑफ 68% इन द 10th डिसाइल कंपेयर टू द 9th वन।
साथ ही एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने मिला है यहाँ पर कि जो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन फुटप्रिंट है ये 68% बढ़ा है, वाटर फुटप्रिंट यहाँ पर 39% बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात करें तो ये भी 55% बढ़ा है। ये इंडिकेट करता है कि इंडियन जो कंज्यूमर है, स्पेशली उन लोगों की बात करें जो टॉप डिसाइल्स में है, दे आर इन टेक ऑफ स्टेज, जहाँ पर सब्सटेंशियल इंक्रीज आपको कंजम्पशन का देखने मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट प्राइमरली अगर हम बात करें वेल्दियस्ट सेगमेंट में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये इंक्रीज जो है फुटप्रिंट का ये आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है इन दी 10th डेकाइल। ये कहीं ना कहीं हायर एक्सपेंडिचर या लग्जरी कंजम्पशन आइटम्स की वजह से देखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम बात करें कि क्या की कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं इसके अंतर्गत, ये स्टडी आइडेंटिफाई कर रही है बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को जो कि राइज कर रहे हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इन द वेल्दिएस्ट हाउस होल्ड, ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है इन 3 टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट, चाहे आप टॉप डिसाइल हाउस होल्ड्स की बात करें या लोअर डिसाइल्स की। वहीं अगर हम बात करें तो फायरवुड कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो कंजम्पशन है बास्केट्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड कॉन्ट्रास्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एनर्जी ट्रांजिशन, वो भी आपको देखने मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें मूविंग फ्रॉम द बायोमास टू एलपीजी, इससे रिड्यूस हुआ है डायरेक्ट फुटप्रिंट, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल चॉइसेस की वजह से PM 2.5 ऑफ CO2 के फुटप्रिंट्स भी बढ़ी हैं। जो एवरेज पर कैपिटा CO2 फुटप्रिंट है टॉप डिसाइल का इंडिया में, ये 6.7 टन पर कैपिटा पर ईयर है, विच इज़ हायर देन दी ग्लोबल एवरेज, क्योंकि ग्लोबल एवरेज मात्र और मात्र अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये 4.7 आपको देखने के लिए टन आपको देखने के लिए मिलेगा 2010 में, और 1.9 टन आपको देखने के लिए मिलेगा इन दी पेरिस एग्रीमेंट जिसमें इसको डिसाइड किया गया था। हालांकि स्टिल एक बिलो एवरेज लेवल हम यूएस और यूके के मुकाबले में देख रहे हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इम्प्लीकेशन क्या होंगे, तो देखिए ये स्टडी कहीं ना कहीं अंडरस्कोर कर रही है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स की जब आप बात कर रहे हैं तो ना केवल आपको यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फुटप्रिंट को इग्नोर करना है, बल्कि लोकल और रीजनल लेवल पर भी एनवायरमेंटल इशूज़ को यहाँ पर सुधारना है। ऑफन जो हम एग्जर्बेटेड कर रहे हैं, लग्जरी कंजम्पशन कर रहे हैं, उन्हें कम करना होगा। साथ ही साथ इसके जो इफेक्ट हैं उससे भी लोगों को परिचित कराना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे वाटर स्कैरसिटी, एयर पोल्यूशन, तो ये इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से, लेकिन वहीं जो एफ्लुएंट सेक्शन है जो अफोर्ड कर सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे एयर कंडीशन कार्स, एयर प्यूरीफायर्स, तो उनको इसका कोई असर नहीं होगा। सो वी हैव टू लुक फॉर एवरीवन एंड वी हैव टू टेक केयर फॉर एवरीवन। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एज यूजुअल हम कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिल जाती हैं, और आज हमारे पास इस विषय में है NPA, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति डिले करता है पेमेंट को, जो उसने लोन लिया है उस अमाउंट को विच वॉज ड्यू ऑन हिम थ्रू द डिले इन पेमेंट, आइदर इंटरेस्ट की बात करें या इंस्टॉलमेंट्स या प्रिंसिपल की बात करें, तो यहीं पर कहीं ना कहीं हम इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं। समझिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है ये एक कहीं ना कहीं बेन है फॉर बैंक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। दीज हैव बीन रिन्यूड एफर्ट्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि एक जो रेगुलेटरी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो NPA एक तरीके का लोन है, एक एडवांस है फॉर विच द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट पेमेंट कहीं ना कहीं आपका ओवर ड्यू हो जाता है अगर 90 दिन से ज़्यादा, तो उसको NPA की कैटेगरी में माना जाता है। NPA यूजुअली 3 तरीके से क्लासीफाई कर दिए जाते हैं, आप यहाँ पर समझिए। बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को यहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स की तरह, या फिर लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये वो एसेट हैं which has been remained NPA for a period of less than or equal to 12 months। डाउटफुल एसेट की बात करें तो ये वो एसेट है जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। या फिर लॉस एसेट की बात करें तो ये वो एसेट हैं विच आर ऑफ लिटिल वैल्यू एंड इट कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू एज द बैंकेबल एसेट एंड देयर कुड बी सम रिकवरी वैल्यू, राइट। तो इसको ही हम यहाँ पर 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आगे हम बात करें तो फॉर बैंक लोन एक तरीके से एसेट होता है, और इसी के कारण आप देखिए इस पर इंटरेस्ट इन्हें देखने मिलता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स हो जाता है कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए उनकी इनकम का।
देयरफॉर आरबीआई ने डिफाइन किया है एनबीए असेट को, इफ दे स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर बैंक्स एंड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर एनपीएस नंबर पब्लिक टू द आरबीआई वेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, सो इन्हीं को हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि इन्हें हम 3 तरीके से यूजुअली डिफाइन कर देते हैं, राइट। ये अपने आप में एक तरीके का फाइनेंशियल बर्डन्स होती हैं, फिजिकल बर्डन्स क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं एक लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की तरह हमें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां पर चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं देखिए फाइनल हमारे इलेक्शन लोकसभा के समाप्त होने वाले हैं और यहाँ पर अभी भी एब्सेंस हमें देखने मिला क्लाइमेट चेंज के बारे में। इंडिया में रिसेंटली जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस हैं, सभी लोग यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता का विषय है। ऐसे में इंडियन पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा समय था जब हम प्रमोट कर रहे थे, चुनाव के प्रचार यहाँ पर चल रहे थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक बहुत अच्छा एजेंडा था कि वो यहाँ पर इस चैलेंज को, इस ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस को एक मुद्दा बना सकते थे और इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं रिसेंट इंडियन जनरल इलेक्शन ने एक नोटेबल एब्सेंस देखने मिला, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी मेजर पॉलिटिकल या माइनर पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने इस मुद्दे को अवॉइड कर दिया। डिस्पाइट ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइज एंड कॉल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे आप बड़ी से बड़ी पार्टीज की बात करें, अगर हम भारत में बात कर रहे हैं तो चाहे आप बीजेपी की बात करें या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने पूरी तरीके से इस मुद्दे को यहाँ पर इग्नोर कर दिया। ये जो ओमिशन है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम अभी भी एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, हम इसे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गेन्स की तरह ही देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा मुद्दा अभी भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में ये जो एब्सेंस है क्लाइमेट चेंज डिस्कोजर्स की, ये अपने आप में एक मुसीबत की बात है, क्योंकि ये भविष्य में किसी भी सरकार के आने के बाद उनकी नीतियाँ क्या होंगी, उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आपस में एक दूसरे के साथ चलेंगी, ये यहाँ पर मुश्किलात क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर्स की अगर हम बात करें तो इनका नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है। दे आर अवेयर अबाउट द क्लाइमेट क्राइसिस, दे आर अवेयर कि किस तरीके से लगातार सस्टेनेबल चीज़ों की हमें आवश्यकता है, किस तरीके से हमें ऑल्टरनेट्स देखने होंगे। और ऐसे में एक जो साइलेंस हमें देखने मिला क्लाइमेट चेंज पे, ये डिसहार्टनिंग करने वाला हमें देखने मिला उस ग्रुप के ऊपर जो कि लगातार यहाँ पर काम कर रहा है या फिर एक डिमांड कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। करेक्ट। सो ये यहाँ पर चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी भी थी, चैलेंज भी था। लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क हम यहाँ पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग इन दी एम के राजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर दिया था इसने। आप याद रखेंगे ये बहुत ही लैंडमार्क चीज़ रही है। आर्टिकल 21 एंड 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स को यहाँ पर लोगों के अधिकार को दिया गया था। ठीक है, ऐसे में एक ब्रिज, एक ज़रूरत थी कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से जब हम प्रमोशन कर रहे हैं तो क्लाइमेट पॉलिसीज़ की बात करें, शिफ्ट करें पॉलिटिकल कैलकुलेशन को, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में यहाँ पर सोचें, कहीं ना कहीं एक इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में ना ध्यान में देते हुए एक बहुत क्रूशियल रोल हमारा सोशल मीडिया, हमारी सोसाइटी प्ले कर सकता था, हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्ले कर सकती थी, जहाँ पर वो इसको प्रमोट कर सकती थी कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट है। सिंस इंडिया कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल एब्सेंस का होना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई खास यहाँ पर ख्याल ना रखना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या कारण रहे हैं, रीजंस रहे हैं कि एब्सेंस हमें देखने मिला। तो पहली बात आप यहाँ पर समझिए, कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रायोरिटाइज करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्यों? क्योंकि लोग ही अभी एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे। पीपल आर कंसीडरिंग एनवायरनमेंट एज सेकेंडरी एंड दे आर कंसीडरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ प्राइमरी। जैसा मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट टर्म फोकस है कहीं ना कहीं इलेक्टोरल गेन्स पे रादर देन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। साथ ही यहाँ पर एक इंडस्ट्री लॉबीज जो कि
पूरे के पूरे पॉलिटिक्स को यहाँ पर गेम चेंज कर देती हैं, उनका बहुत बड़ा आपको एक रोल देखने मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक कॉम्प्लेक्स इशू है, मल्टीफेसेटेड इशू है। ऐसे में पॉलिटिशियन यूजुअली इसके बारे में जिक्र करने से कतराते हैं। सो चैलेंज है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी होना, पब्लिक अवेयरनेस कम होना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होना, अपने आप में इंटरनेशनल कमिटमेंट की कमी हमें इससे थोड़ा सा दूर कर देती है। आवश्यक है कि पब्लिक एंगेज रहे, पॉलिसीज़ का इंटीग्रेशन किया जा सके, कोलैबोरेटिव मेजर्स को लिया जा सके, ताकि भविष्य में आने वाली इन मुसीबतों को हम रोक सकें। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और इसी के साथ एक पीवाईक्यू और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है कि रोल करिए, डिसाइड करिए कि किस तरीके से जो जुडिशरी है क्लाइमेट जरिस्प्रूडेंस को यहाँ पर ख़त्म करने में इसका रोल कैसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। पीवाईक्यू इसी तरीके से आपको देखने मिला था, एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इन रिजल्ट विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आई एम टेलिंग यू, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragya.pandey@raoseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates। Please follow us on Instagram and Facebook, links are given below in the description box। Thank you and see you soon।